राम राम दोस्तों, मेरा नाम निशान दैया है और आज जो हमें टॉपिक दिया कर्नल साहब ने वो है हरियाणवी आइडेंटिटी, टेंजिबल्स एंड इनटेंजिबल्स। बेसिकली अगर थोड़ी बहुत भी अंग्रेजी पढ़ रहे हो तो टेंजिबल मतलब समथिंग दैट वी कैन सी फील एंड इनटेंजिबल इज समथिंग लाइक विच वी कैन नॉट टच, वी कैन ओनली फील, वी कैन ओनली इम्बाइब दैट एनर्जी। तो दो लोग बड़े महानुभाव हरियाणा के आज मेरे साथ बैठे हैं यहाँ पे। ललिता चौधरी मैडम फैशन डिज़ाइनर हैं और अ मैन ऑफ मल्टीपल टैलेंट्स अरविंदर मलिक साहब, मैं कहूँ तो फिल्म मेकर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, पेंटर। मैं कल आपकी इंस्टा प्रोफाइल स्क्रॉल कर रहा था। सो देर इज सो मच टू ऑफर टू हरियाणा, लाइक पीपल हैव इन द रिसेंट पास्ट एज वेल एज दे आर डूइंग इट टुडे। तो पहले तो सर दोनों का स्वागत करूंगा मैं। हाँ, तो ललिता मैम आपसे स्टार्ट करेंगे कन्वर्जेशन की और मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि हम ना, अब ये लड़कियां नाच रही हैं यहाँ पे, काफ़ी लड़कियां परफॉर्म किया। हम दामन को हरियाणवी ड्रेस समझते हैं कि ये परम सत्य है। इससे पहले ऐसा मतलब यही आदिकाल से यही ड्रेस चली आ रही है हमारी। इससे पहले हमने 1980s 1970s में देखा था, रागिणी गायक होते थे, वो ढीले ढीले कुर्ते पहनते थे। आज हमारी ड्रेस चेंज हो गई है। तो थोड़ा सा जो हमारे दर्शक बैठे हैं और थोड़ा हमें भी बताइए कि हरियाणवी क्लोथिंग में क्या क्या चेंजेस आए हैं पिछले 100-150 साल में आपकी नज़र में। ब्रीफली मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। नमस्कार। पिछले 100 सालों से पहले तो मैं ये क्लियर कर देती हूँ कि दामन हम लोगों ने 1919 में अडॉप्ट किया है। उससे पहले दामन हमारा हरियाणवी कॉस्ट्यूम नहीं होता था। ठीक है, तो जिनको भी मतलब किसी को भी रैंडम पूछो हरियाणवी कॉस्ट्यूम क्या है तो हम सीधा बोल देते हैं दामन, कुर्ता और चुंदड़ी। नहीं, ये हमने बाद में लिया है। ठीक है, और उससे पहले ऐसा तो था नहीं कि नंगे घूमते थे, कुछ तो पहनते ही होंगे। ठीक है, सो डेफिनेटली हमारा जो था खारा, आंगिया और गाती, ठीक, जो 18 या उससे पहले पहना गया। मतलब मेरा ग्रैंड मदर के पास जाएं या मतलब 1920 तक की भी बात करें या आज भी देखें तो लगभग 100 साल या 150 साल पहले वो कॉस्ट्यूम अवेलेबल होता था। सो खारा रेजा सबको पता होगा। किस किस को पता है रेजा की रजाई किस किस के घर में है? सोड़ जिसने के हैं, है ना? हाँ, यस। तो सबके घर में सोड़, रजाई, रेजा के खेस सब ने देखे हैं। ठीक है, और मैं तुम्हें तो इसी लैंग्वेज में समझा, मेरे ख्याल से हम लोग जल्दी समझ जाएंगे इस शब्दों को टेक्निकली फॉर्म में ना घुस के। तो जो रजाइयाँ जिसकी बना करती उस टाइम पे, उसी टाइम पे खारा बना करता। और खारा रेजे के धागा मतलब कपास से ही बनता था। घर में महिलाओं का काम होता था कि काटना, वो उसको काटती थी। किसान कपास उगाता था और रंगरेज उसको डाई कर देता था, रंगना यानी। और सिर्फ खारे का जो कपड़ा होता था या धागा होता था, उसको जो फीमेल होती थी, जो भी महिला होती थी, वो काटने के बाद खुद रंगती थी, खुद डाई करती थी। ठीक है, सो उसमें नीला रंग, नीलबड़ी, जिसको आजकल हम सब इंडिगो बोलते हैं, सो कोल्ड हम लोगों का देसी इंडिगो होता था, नीलबड़ी। और सेकंड हम लोग किकर का जो जड़ होता है, किकर की जड़ से एक मरून एंड वाइन का मिक्सचर करके कलर आता है, उस कलर से 2 कलर से डाई करके बनाया जाता था। स्विंग मशीन होती नहीं थी, हाथ से स्टिच होता था। सिलने का धागा नहीं होता था, तो अगेन बारीक कपास काट के धागे की तरह यूज करके और उसको डाई करके सिलाई होती थी। ये हो गया हमारा खारा, जिसकी लेंथ हमारी नी या घुटनों तक का वो होता था लंबाई में, 22, 23, 24 इंच। नीचे ज्वेलरी हो जाती थी, जूती होती थी। ऊपर क्या पहनते थे? ब्रालेट। इट्स एक अंगिया जिसको बोलते हैं, खारा, अंगिया एंड गाती। ठीक है ना? इट्स नॉट इन अंगिया ना देखी होगी किसी ने मेरे ख्याल से। हाँ, नहीं, पर ब्रालेट तो सब नहीं देखी होगी, ऐसा तो है नहीं। लड़कों को भी ब्रा के बारे में तो पता ही है। सो इसे सॉर्ट ऑफ ब्रा एंड ब्रालेट। ठीक है, उसका मिक्सचर होता है अंगिया, जो ऊपर एक धागे से बन जाता था और नीचे एक धागे से, और ऊपर आपको बॉडी शेप के लिए, फ्रंट आपको बॉडी शेप कवर करने के लिए। सो ये हो गया हमारा अंगिया। और थर्ड होता था गाती। ठीक है, सो गाती होता था आपका आज के टाइम का चुन्नी समझ लो, दुपट्टा समझ लो। और वो इस तरीके से ड्रैप किया जाता था कि आपका कोई भी बॉडी पार्ट ना तो दिखता था और ना पूरी तरह छिपता था।
ठीक है, आपके साइड स्कर्ट्स कर्व्स बड़े मस्त दिखते थे। सो उस टाइम पे हम ज्यादा फैशनेबल और एडवांस होते थे बजाय आज के। सो हरियाणवी कॉस्ट्यूम जो फीमेल हॉल कॉस्ट्यूम है, खारा, अंगिया और गाती, जो टोटली रेजा का बना होता था। गाती को दुपनिया भी बोला जाता था, जिसके 2 पल्लों पे एम्ब्रॉयडरी होती थी, हाथ से वो कढ़ाई करते थे। और अंगिया जो होती थी उसका पूरा गला और जो हमारा बस लाइन कवर अप एरिया है उस पे कढ़ाई की जाती थी और एप्लिक वर्क किया जाता था। मैडम, ये रेजा और कॉटन में फर्क क्या है? नहीं, कॉटन जो कॉटन- सूती कहते हैं उसमें क्या फर्क है, और रेजे की जो सोड़ भरी जाती हैं या पुराने हमारे कपड़ा होता था, तो क्या फर्क है आज का जो प्रोसेस्ड कॉटन है उसमें और रेजे में? नहीं, कॉटन हुआ आपका फाइबर, ठीक है, ठीक है, और यान उससे बनना हुआ, ठीक है। आज के टाइम पे जो रेजा बनता था देसी कपास का, ठीक है, और आज हम कॉटन के नाम पे बीटी कॉटन पहनते हैं। बीटी कॉटन का जो रेशा होता है वो लंबा होता है और पावर लूम में तैयार होता है, लेकिन पावर लूम में तैयार कपड़ा आओ ब्रीदेबल नहीं होता है, ठीक है, उसमें सांस नहीं आता, वो आपका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं करता है। बेसिकली देयर आर पोर्स इन इट। एग्जैक्टली। जो अगर खेस हो हैं, मतलब जाड़ा में गर्म रहेंगे और गर्मिया में सीढ़े। हाँ, आपका 5 डिग्री तक बॉडी टेम्परेचर, कोई भी नेचुरल फाइबर, चाहे वो जूट है, चाहे वो हैम है, चाहे वो आपका कपास है और लीलन है, कोई भी नेचुरल फाइबर अगर हैंड वीव से बना होगा, हैंड लूम की बात नहीं कर रही हूं मैं, हैंड वीव यानी प्रॉपर प्रोसेस से कितना धागा कता आपका हाथ से, नॉट इन नंबर चरखा अगेन, हाथ से धागा कता और वो खड्डी पे कपड़ा बनता है, तो 5 डिग्री तक आपका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होता है गर्मी और सर्दी दोनों में। जी मैम, इस पे आते हैं मैम। हमने बात करी टेंजिबल की, अब आ जाते हैं इनटेंजिबल पे। कुछ चीज़ें जो सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, और उनमें अरविंदर मलिक साहब के पास चलते हैं। तो सर, मेरा सवाल आपसे होगा कि हरियाणवी सिनेमा का एवोल्यूशन सिंस 1970s 1980s, बहु रानी फिल्म आई, फिर चंद्रावल शायद इस जनरेशन ने भी देखी। पंचायत ने फोर्स किया था, वहां निर्णय लेकर फिर ये घर घर में एक तरह से मुहिम चलाई गई, लोगों को समझाया गया कि इनको ढक दो। तो ये ढकने का जो तरीका है, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया में कहीं भी जो वस्त्र होते हैं, खासतौर महिलाओं के, वो उनकी आंगिक सौंदर्य को बढ़ाने के लिए होते हैं, यहाँ उनको दबाने के लिए किया गया था। और वो धीरे धीरे, क्योंकि हमारे यहाँ कोई बहुत गहरा शोध किसी ने किया नहीं और ना ही उस पर कोई ज्यादा बात करना मैं ठीक समझता, और उसी को संस्कृति मान लिया गया, उसी को आज तक खींचे जा रहे हैं। ये बदलाव जो था ये वहां से शुरू हुआ था, और उस बदलाव में ही फिर धीरे धीरे सलवार सूट ने ले लिया। आज हम बड़ा आदर्श मानते हैं कि भाई लड़कियों ने सलवार सूट पहनी तो कितनी भारतीय हैं। इसकी भी मैं एक उदाहरण बता दूं। आर्य समाज ये गीत गाते थे, घूम घाघरे छोड़ दिए जम्फर और सलवार चली, 2-2 चोटी पड़े कमर में, बेशर्मी में कसर नहीं। इसी वस्त्र को बेशर्मी माना जाता था। मेरी माता ने बताया था कि वो जब विवाह के बाद अपनी ससुराल गई थी, तो क्योंकि हमारा नाना का जो गांव था वो रोहतक के बॉर्डर पे था, और वो जो जहां ससुराल पक्ष था वो 20-30 किलोमीटर दूर था, तो वो उस गांव की पहली महिला थी जिसने सलवार सूट पहना था, और उनको तंज सहने पड़ते थे कि ये तो कोई इस्लामिक ले आए। तो कुछ सालों पहले हमें इन पे भी तंज आते थे, जिनको आज हम बहुत ही मूल अपना भारतीय परिधान माने बैठे हैं। तो इन सब पे शोध की जरूरत है, और खास तौर से जो विश्वविद्यालय है, मैं पीछे वाले भी जो हमारा सम्मेलन हुआ था उसमें भी मैंने कहा था, क्योंकि अजीब बात है कि अभी भी जो बच्चे नृत्य करते हैं उनको दुपट्टा कैसे ओढ़ना है, हरियाणवी ढंग कैसा है, घाघरे को कैसा पहनना है, इसका तरीका अब तक नहीं समझाया गया। अब तक वो लपेटा सा लपेट कर समझ नहीं आता है ओढ़न की है कि लपेटन की है ना, चुनरी। इन पे काम करने की जरूरत है, ताकि हम अगर अपनी सही पहचान बनाना चाहते हैं। ये ठीक है, देखिए जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं वो यहाँ ही नहीं, पूरी दुनिया में। अगर आप रशिया में भी जाओगे, आप अफ्रीका में भी जाओगे। अभी देखो, थोड़े दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी अफ्रीका के दौरे पे थे, तो जो ही वो प्लेन से उतरे तो उनके सामने उस देश के पारंपरिक नृत्य हो रहे थे। तो पारंपरिक नृत्यों में वही वस्त्र पहनना कोई गुनाह नहीं, कोई गुनाह नहीं है। ठीक है, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। हमने एक्सपेरिमेंट की शुरुआत की, हमने हरियाणवी पॉप बनाना शुरू किया, है ना। उस पे मुझे गर्व है कि हम दोनों काम कर सकते हैं। हम संस्कृति के मूल रूप को संजो भी सकते हैं और नयापन भी ला सकते हैं। नएपन में भी जो एक अच्छे संस्कार के साथ अगर आप अच्छी प्रदर्शन करते हैं तो उसका भी स्वागत होना चाहिए। तो ये तो थी उस कॉन्टेक्स्ट की बात। अब आपने जो पूछा था फिल्म का, हरियाणवी फिल्में जब बननी शुरू हुई थी, इस पे एक डॉक्यूमेंट्री है बच्चों, किसी को भी इस पे ज्ञान चाहिए तो YouTube पे जाना, हरियाणवी सिनेमा कहां से कहां तक, जब से शुरू हुई है
और 2018 तक का पूरा इतिहास हमने उस पर संजो के फिल्म बाय फिल्म रखा हुआ है, जो 60 के आसपास फिल्में टोटल बनी हैं। उनमें भी मैं ये कह सकता हूं कि संस्कृति के सही पक्ष को नहीं पेश कर पाए लोग, क्योंकि जिन दोनों ये फिल्में बनी थी, एक तो वो सीमित धन में बनती थी, बजट कम था, बहुत कम बजट होता था, जुगाड़ तुगाड़ से बनी थी। उन जुगाड़ तुगाड़ में फिर जो हमारा रूप जो है संस्कृति का, क्योंकि इस पक्ष पे बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ है, तो वो सही क्या है, उस सही को क्या दिखाना चाहिए, इसमें कंफ्यूजन है। तो जिसको जितना सा पता है वो उतना ही लेकर खड़ा हो गया। किसी ने बोलनी ठीक नहीं आती, किसी ने पहरावा ठीक नहीं आता। उसी का कारण हुआ कि वो बहुत आदर्श नहीं बन पाया हमारी इस यूथ के लिए, क्योंकि जब भी हमारा काम दिखने में आदर्श बने, सुनने में आदर्श बने, तभी दुनिया उसको फॉलो करती है। चाहे वो बॉलीवुड का सिनेमा है, बॉलीवुड का सिनेमा जब बहुत अच्छे कपड़े लत्ते दिखाता है तो पूरे देश में उस फैशन की लहर आ जाती है। औरतें वो साड़ी का तरीका वो करते हैं, वो चनिया चोली वैसे पहनना शुरू कर देते हैं। तो हरियाणवी सिनेमा में जिन भी लोगों ने काम किया था, वो चाहे आरंभिक फिल्में थी या बीच में फिल्में हैं, वो ऐसा एग्जाम्पलरी काम नहीं कर पाई हैं अब तक। हाँ, संगीत में बहुत अच्छा काम हुआ था, संगीत को सजोने में बहुत अच्छा काम हुआ। लोक गीतों का जब एक बम्बैया टच लगा, जिससे चाहे वो चंद्रावल फिल्म के गाने थे, चाहे बहुरानी का बटे हुआ है लेवण ने हो, उनमें जो बॉलीवुड तड़का लगा, उनमें जो एक अच्छा फ्लेवर बना लोक गीतों को भी, मेरा दामन से मादे हो नंदी के वीरा, जिस ढंग से जेपी कौशिक जी ने कहा, वो सब जगह फैला। वो उस जमाने में भी फैला, आज भी पसंद किया जाता है। आज भी अगर उन गीतों पे कोई इंस्टा के वीडियो बनाता है, रिमिक्स उसी पे बन रहे हैं सर आज भी, तो उनको पसंद किया जाता है, क्योंकि वो उनकी लोक गीतों की आत्मा है। और मैं ये कहता हूं, क्योंकि बंबई में हर जगह ऐसे लोग बड़े छटे हुए होते हैं, बड़ा अपने काम को दिल से करते हैं, प्रोफेशनलिज्म। उन्होंने अपना तड़का लगाया। जेपी कौशिक जी जैसे गुणी लोग थे जो रोहतक से बिलोंग करते थे और बंबई के वो सीखे हुए थे, इन सब ने मिलकर जो संगीत का जो ऑडियो वर्जन बनाया था, वो बहुत खूबसूरत बनाया था। बाल सिंह सर के गाने हैं, और भाल सिंह जी की आवाज जो थी वो बहुत अच्छी बैठती थी उसमें, इवन भूपेंद्र जी की भी। और उसमें कई गीत तो बहुत ही अच्छे बने हैं। और एक गीत के तो नायक हैं हमारे सामने बैठे हैं, लाठर साहब बैठे हैं। लाठर साहब बैठे हैं, इन्होंने लाडो बसंती के गीतों में बहुत अच्छा अभिनय किया था। और उसमें भूपेंद्र जी, बिल्कुल, जिन्होंने कभी गुलजार साहब की गजलों से नाम बनाया था, लेकिन उन्होंने भी हरियाणवी गीत गाए थे। बहुरानी का बटे हुआ लेवन ने गाया, है ना, मारी गोरड़ी नाचन चाली सर पे शूट हुआ था, है ना। सर इस बात की बानगी यही है कि आज भी उन फिल्मों की कहानियां किसी को नहीं पता, नायक पता हो ना पता हो, लेकिन गाने सबको पता है। जीजा तू काला में गोरी गणी आज भी बार बार रिमिक्स करके गाया जाता है, सबने बेरा होगा, सुन रखा होगा। मतलब उसके पीछे भी कारण रहा कि फिल्मों के लिए प्लेटफॉर्म नहीं था, तो बार बार वो फिल्में कहीं दिखी नहीं। मैंने व्यक्तिगत रूप से कम 60% फिल्में हरियाणा की बचाने का काम किया, चाहे मैंने बनाई नहीं थी तो भी बचाई हैं। उनसे राइट खरीदे, वो राइट खरीद के उनको टेक्निकल उनको चेंज करवाया, टेलीसिने करवा के उनका वीडियो वर्जन बना। वो वीडियो वर्जन मेरे चैनल A1 तहलका पे रोज रात को हरियाणवी चित्रहार के नाम पे वो गीत मैंने टेलीकास्ट किया, वो चैनल पे दिखे। वो एनडी हरियाणा जब मैंने शुरू किया, उस पे मैंने वो गीत खूब दिखाए, क्योंकि ये कंटेंट बार बार जब जाएगा लोगों के सामने तभी तो उससे जुड़ पाएंगे। तो फिल्में तो देखी नहीं लोगों ने अभी तक सही से, तो सही अच्छी क्वालिटी में भी नहीं है, सारी अवेलेबल भी नहीं है। इसी के लिए आप लोगों को एक सिचुएशन वो बता देता हूँ, एक नया संदेश भी है, एक नई जानकारी है आपके लिए। पहले हमने बनाया था इंफोटेनमेंट न्यूज चैनल A1 तहलका हरियाणा, फिर पहला बनाया कल्चरल चैनल ND हरियाणा, और अब बहुत ही जल्दी आपके सामने एक ऐप लेके आ रहे हैं जो हरियाणवी सिनेमा को समर्पित होगी। ये सारी फिल्में अच्छी क्वालिटी में आपको उस ऐप पे अवेलेबल होंगी, ताकि आप अपनी जड़ों से गर्व से जुड़ सके। कुछ तकनीक के साथ में अपनी पीढ़ियों को जोड़ना, अपने कंटेंट से जोड़ने का काम हम कर रहे हैं, और ये सब चीजें ही जुड़ के हमारी पहचान को बनाने में एक रोल निभाएंगी। बिल्कुल। और टैलेंट की कमी नहीं है सर हरियाणा में। देखिए, टैलेंट की पे भी मैं बात बता दूं, टैलेंट की कमी नहीं होती, जरूरत होती है उसको ढूंढने की, तराशने की, प्रोफेशनलिज्म और टेक्निकल सपोर्ट। अभी मैं एग्जांपल देता हूं, फिल्म बनी थी सुल्तान। सुल्तान की पृष्ठभूमि हरियाणा पे थी, नायक देश का सबसे बड़ा नायक था, सलमान खान उसमें प्ले करने वाला है, और कुश्ती के बैकड्रॉप पे थी। तो यशराज प्रोडक्शन वालों ने कॉन्टेक्ट किया कि जी हम कुछ कास्टिंग हरियाणा से करना चाहते हैं। तो वो पहले चंडीगढ़ आए, मैंने जाके पूछा उनसे, हाँ भाई थारा कीमत है कि नहीं था? तो इन्होंने बोले जी ना, कोई अच्छी सी बात बनी नहीं। देन आई आस्क्ड, तुम एक काम करो, रोहतक जाओ। जगवीर राठी जी ने थोड़ा सा रोल किया। नहीं, रोहतक जाओ। तो रोहतक वो गए, वहां पर मेरे को श्योर था कि ये काम होगा। मैंने नवीन ओल्याण हैं, सांपला के रहने वाले हैं, मेरे बैचमेट हैं, यूनिवर्सिटी में वो वहां काम करते हैं। उनमें एक अलग तरीके की स्पार्क है,
उनके बोलने में, उनके एक्शन में, हर चीज में है। आप सबने शायद एक गाना देखा होगा, देसी का पौवा इंग्लिश का दा, बियर की बोतल और गैल हो जा भुगड़े तो बंबई ने ठाकर रोहतक में दर्द दूं। इस गीत में वही नवीन ओल्याण जी हैं जो बूढ़े के रोल में हैं, उनको वहां भेजा, स्क्रीन टेस्ट फाइनल हुआ और यशराज प्रोडक्शन ने, देश की सबसे बड़ी कंपनी ने, नायक के बाप को रोहतक में आगे ढूंढा। उसी नवीन कुमार ने सुल्तान फिल्म में सलमान के पिता का रोल किया। तो टैलेंट है, टैलेंट को सही एक्सपोजर चाहिए, सही कनेक्ट चाहिए कि कोई किसी को रिकमेंड कर सके, कोई किसी को रास्ता बता सके कि भाई इस रास्ते जाना है। ऐसे एक उदाहरण और बता देता हूं। एक फिल्म बनी थी मेरे डैड की, मारुति। तो उसके लिए भी उसी कंपनी ने फिर से मुझे ये फोन किया था कि वी नीड 2 हरियाणवी लुकिंग ओल्ड पीपल। तो मैंने पूछा कि भाई क्या एज ग्रुप है आपका? तो दे सेड वन इज 80 ईयर ओल्ड, सेकंड इज 60 ईयर ओल्ड। तो मैंने कहा आप एक सीन भेज दो, मैं तो दोनों ऐसे दे दूंगा, उनका डोमिसाइल भी इसी उम्र का है। तो बोले हाउ कैन? मैं कहा आप भेजो तो सही। उन्होंने भेजा। तो एक दरियाव सिंह मलिक जी होते थे, जिन्होंने चंद्रावल फिल्म में भी काम किया था, बहुत फेमस कॉमेडियन थे। लाठा साहब से तो बहुत दोस्ती रही है उनकी, इन्होंने तो रत्नावली पे उनको बुला के बहुत बार स्पेस दिया है। वो अपने आप में लीजेंड थे। तो मैंने उनको फोन किया, वो उस टाइम 80 साल के थे। मैंने कहा सर मैं बंबई से रोहतक आ रहा हूं, आप एक बार रोहतक आ जाना, दादा काम ऐसा कर दूंगा, तो नंबर करा दूंगा। वो आ गए। एक मेरे बड़े भाई साहब हैं रघविंदर मलिक, उन दोनों का मैंने स्क्रीन टेस्ट शूट किया, थोड़ी एक लुक बनाई, थोड़ा सा इंप्रोवाइज कराया, शूट करके भेजा और 15 मिनट बाद कॉल आ गई कि हम वो दोनों सिलेक्ट हुए, दोनों ने मेरे डैड की मारुति में काम किया। ग्रेट ग्रेट, वाकई लाजवाब। मैडम मैं आप पे आऊँगा। अभी एक पॉइंट सर ने उठाया था, वो कड़ी हमारी छूट गई बीच में फिल्मों के बारे में बात करते वक्त। हरियाणा की जो इमेज है, जो इसके कुछ कल्चरल मार्कर्स हैं, अब ये जैसे लड़कियां दामन पहनेंगी, कोई खंडवा बांधेगा, आपको नहीं लगता हमारी आइडेंटिटी जो है स्टीरियोटाइप हो गई है? कुछ मार्कर्स तक उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, कुछ स्पेसिफिक मार्कर्स तक, कि बस हमारा कोई हरियाणवी इवेंट होता है उसमें इनोवेशन के नाम पे कुछ नहीं होता, बस वही चीजें होती हैं। तो आपको लगता है कि इसमें भी आगे स्कोप है, स्टीरियोटाइप से आगे हमें बढ़ना चाहिए? वो दामन पिछले 30 साल से हम चला रहे हैं, है वो अच्छी चीज है, दामन भी अच्छा है, हमारे घाघरे भी अच्छे हैं, कुर्ता पजामा अच्छा है, धोती खंडवे भी अच्छे हैं, पर इसको मॉडर्न टाइम्स के साथ जो हम अपनी म्यूजिक इंडस्ट्री में देखते हैं और अलग अलग शोबों में हम देख रहे हैं, तो आपकी नज़र में कपड़े, बिकॉज यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ वेरियस फैशन वीक्स इन न्यूयॉर्क, टोक्यो, मिलान, बेंगलुरु फैशन वीक, तो हरियाणा के जो बच्चे हैं, ये लड़कियां बैठी हैं, अब किसी को इसमें से फैशन मॉडल बनना है आगे, उसको अपनी एक अलग शनाख्त, अलग पहचान बनानी है, डिस्पाइट बीइंग अ हरियाणवी, शी हैज टू मेक इट बिग इन बॉम्बे और सम अदर सिटी। तो उसके लिए क्या रास्ता हो सकता है? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हाँ हरियाणा के लोगों में दिक्कत क्या है, जिस दिन हरियाणा से निकल जाएंगे वो अपने आप को बताना छोड़ देंगे बॉम्बे जाके कि हम हरियाणा से हैं, डरेंगे। अरविंदर मलिक साहब ने एक इंटरव्यू में सुभाष घई साहब का इसी रेफरेंस में जिक्र किया था, मैं आगे बात नहीं पढ़ाऊंगा वो। तो इसी टाइप में बहुत सारे लोग, मुझे पता लगा कि वो एथनिकली हरियाणवी हैं, इस जमीन से जुड़े हुए हैं, लेकिन जिस दिन यहाँ से छोड़ देते हैं, बाहर चले जाते हैं, बाकी कोई स्टेट का हो, चाहे वो पंजाब का है, बंगाल का है, वो अपनी स्टेट की आइडेंटिटी अपने दिल में रखता है, उसको नहीं भूलता, नेशनल लेवल पे चाहे वो कितनी बड़ी फिगर हो जाए। हमारे अंदर प्रॉब्लम क्या है कि हम इसको वही इग्नोरेंस, बैकवर्डनेस का जो ठप्पा लगा हुआ है, उसको, उस बैगेज को उतार नहीं पाते, और उतारते हैं तो फिर ऐसा उतारते हैं कि सेल्फ हेट्रेड, सेल्फ इग्नोरेंस में घुस जाते हैं। तो आपने दुनिया ट्रैवल की है, इंडिया ट्रैवल किया है, ये नई नई लड़कियां हैं, कॉलेज के नए लड़के हैं, किसी को फैशन मॉडल बनना है इनमें से, या कुछ और किसी इसी शोबे में जाना है, तो क्या आउटलुक होना चाहिए ताकि अपना भी ना छोड़े और जो नया चल रहा है उसको भी पकड़ के रखे अपनी आइडेंटिटी के साथ? देखिए, मैं तो खैर पहले कपड़ों पे ही आते हैं, कॉस्ट्यूम पे बात करते हैं, तो मैंने टेक्सटाइल बेस हरियाणा रखा, तो रेजा, और मैं थोड़ा स्पिरिचुअल भी हूँ, तो मैंने ऋग्वेद पढ़ा था। ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि कपड़ा कैसे बनाया जाता है, कौन बनाए। सो उसी में एक लाइन थी कि क्योंकि मैं हिंदी वर्जन पढ़ रही थी, मुझे संस्कृत इतना अच्छा नहीं आता, कि सजा याफ्ता लोगों के द्वारा बनाया जाए। तो मैं अपना एक प्रपोजल लेके डीजी हरियाणा से मिली और रोहतक जेल में मैंने ये काम शुरू किया कि कपड़ा बने कैसे।
ठीक है, वो मुझे बाद में समझ में आया कि उनके पीछे लिखने का लॉजिक ये था कि कपड़ा बनाते हुए डीप मेडिटेशन होता है और आपका राइट और लेफ्ट ब्रेन जब इक्वल काम करता है तो मिड ब्रेन एक्टिव हो जाता है और उससे आपकी बहुत सारी चीज़ें जो गलत आदतें होते हैं, गुस्सा हो या कुछ भी, सो आप कम से कम अपने आप को समझ पाते हो, आप गिल्ट फील कर पाते हो। और ये बहुत बड़ी बात है कि आप कोर्ट आपको सजा देती है बट गिल्ट फील नहीं होता है, बट जब मेडिटेट करते हो तो आपको गिल्ट भी फील होता है। सो मैंने वो रेज़ा वहाँ बनवाया, वहीं पे डिज़ाइन किया, नेचुरल डाई हमने यूज़ किया और फर्स्ट मैंने न्यूयॉर्क फैशन वीक में लॉन्च किया 2017 में। मैं कलाश्री अवार्डी भी हूँ, हरियाणा का बहुत बड़ा अवार्ड है जो मुझे मिला है इसके लिए, तो थैंक यू। नेक्स्ट मैंने मिलान फैशन वीक, देन दुबई फैशन वीक, लंदन, मतलब लगभग 26 यूरोपियन कंट्रीज में रेज़ा वियर हो रहा है, मैं भेज रही हूँ सिवाय हरियाणा के छोड़ के। ठीक है, उसका रीजन अब बताती हूँ। जब मैंने इसमें हाँ बिल्कुल चिराग तले अंधेरा तो उसका कारण है जब मैंने इस पे काम शुरू किया, मैं पहले फैशन डिजाइनर थी, इवन आई हैव 5 बैचलर डिग्री। मैं अपना बता देती हूँ थोड़ा इंटरव्यू। मैंने जूलॉजी ऑनर्स से ग्रेजुएशन किया, फिर मैंने दिल्ली तिबिया कॉलेज से BMS किया, फिर मैंने होटल मैनेजमेंट किया, फिर मास एंड कम्युनिकेशन किया, फिर फैशन डिजाइनिंग किया। और मेरा फर्स्ट जॉब जो था मास एंड कम्युनिकेशन का ही था, जर्नलिज्म, और वो भी क्राइम रिपोर्टर, और वो भी रोहतक जैसी जगह में। ठीक है, और मैं जब रोहतक आई थी, मेरा पूरा एजुकेशन देहरादून से ही हुआ है, सो ज़्यादातर यूपी वो एरिया रहा, अभी उत्तराखंड हो गया या दिल्ली। तो उस टाइम पे चौटाला सरकार थी, खैर, पर बहुत अच्छे से मैंने उस चीज़ को मैनेज किया और मैं बहुत ही ज़्यादा चेंज अपनी लाइफ में किया। सब चीज़ें टॉप पे पहुंचा के छोड़ा और वापस जीरो से आई। तो उसी में ये था कि मैं फैशन डिज़ाइनर थी, बेंगलोर फैशन वीक, इंडिया के टॉप डिज़ाइन कर रही थी, बट फर्स्ट टाइम मैं इंट्रोड्यूस हुई, डॉक्टर चहल हैं, रामफल चहल, मेरा रेडियो टॉक था, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया। बोला आप क्या हो? मैंने कहा मैं फैशन डिज़ाइनर हूँ। बोला अच्छा। उन्होंने एक स्कर्ट रखा था, बोला यो के है, तब मुझे हरियाणवी भी नहीं आती थी, अब बहुत अच्छी आती है। बोला यो के है? मैंने कहा सर कॉटन का स्कर्ट है। और ये मेरे लिए बहुत शेमफुल बात थी कि मैं हरियाणा से हूँ, हरियाणवी बैकग्राउंड है, सब कुछ है, और मैं आज भी गांव में ही रहती हूँ, मैं सिटी में नहीं रहती हूँ, पर फिर भी मुझे नहीं पता कि वो क्या है। मैंने कहा सर ये स्कर्ट है। बोला फिर तू डिज़ाइनर कौन है? तू ना वो है, दर्जी है। मैंने कहा सर नहीं, मैं दर्जी नहीं हूँ, मैं डिज़ाइनर हूँ। बोला ना, तो मैंने कहा आप मुझे 15 दिन दो, 15 दिन में मैं इसको रिसर्च करके आप दे दूंगी। और आप यकीन नहीं करोगे, मैं ये बात टोटली गूगल के भरोसे कह के आई थी। ठीक है, आज जितने बच्चे जो गूगल पे इतना यकीन करते हैं ना, कुछ भी है कि गूगल पे ढूंढ लिया, सब कुछ गूगल या विकिपीडिया पे भी नहीं है। तो मैं 15 दिन का टाइम लेके वापस घर आई और मैंने सर्च करना शुरू किया, तो रेजा के नाम से सिर्फ नाम थे, ना ड्योडी, ना चौसी, ना रेजा, किसी भी नाम से जो एक टेक्सटाइल जो कि इतना पुराना है, मतलब 5000 साल पुराना टेक्सटाइल है, उसके बारे में कहीं कुछ लिखा ही नहीं हुआ, किसी ने भी नहीं किया। हम माउथ टू माउथ जा रहा है बट डॉक्यूमेंटेशन कहीं नहीं है उसका। फिर मेरा दिमाग सनका और मैंने अपना चलता हुआ स्टूडियो सडनली बंद किया और मैंने उस दिन ठाना कि यस, मुझे अब टेक्सटाइल में जाना है और इसको रिवाइव करना है कि ये चीज क्या है। मैडम ऐसा कोई स्टूडियो ये भी खोल सकते हैं कोई बच्चा? कैन दे एस्पायर फॉर इट टू? या बिल्कुल खोल सकते हो। मैं बता रही हूँ, मैंने पांच बैचलर डिग्री हैं, काम मेरे कोई खाली क्या है, जो मेरी हॉबी है। सो आप ऐसा स्टूडियो खोल सकते हो, आप मॉडलिंग में भी जा सकते हो। मॉडलिंग में मेरे से बेटर मिस्टर हरविंदर आपको बताएंगे। ठीक है, मैं कॉस्ट्यूम के बारे में, आपका प्रेजेंटेशन, और जितना मैंने विजिट किया ना, मैंने आज तक यही देखा है कि हरियाणवी बच्चों में ना स्टेज फोबिया मैंने बहुत ज्यादा नोट किया है। पर्सनैलिटी है, अच्छे हैं, और सबसे बड़ी बात, अच्छे खासे 6-6 फुटे, 5-5 फुटे, 6-6 फुटे लड़कियां लड़के लंबे हैं, पर पता नहीं क्यों बैंड होके बैठते हैं। एक भी अभी सीधा होके नहीं बैठा, इवन मैं स्ट्रेट होके बैठी हुई हूँ। ठीक है, वो बैंड होते हैं, आपका हैंच निकल जाता है, तो आपकी पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं खराब हो जाती है। मॉडलिंग में कम से कम आपको रीढ़ की हड्डी सीधा रखना जरूर आना चाहिए। सो ये मेरा बेसिक पर्सनल वो रहा है। सो मैं ये क्वेश्चन अब सर की तरफ भेजती हूँ कि मॉडल कैसे बने, वो सर बताएंगे। मैं थोड़ा सा काटूंगा आपको, वही सवाल आपसे भी है, स्टीरियोटाइप वाला, मेरे ख्याल से आप और बेहतर जवाब दे पाएंगे उसका। मैं वही चर्चा आगे बढ़ाना चाह रहा था। आपने जो स्टीरियोटाइप की बात कही थी, देखिए मैं भी लगभग 30 साल से तो बंबई में रहता हूँ, तो इस दुनिया में घूमता हूँ। हिंदुस्तानियों में भी अगर मैं देखूं तो जब भी गरबा कहीं होता है, डांडिया कहीं होता है, इवन यहाँ नहीं, न्यूयॉर्क में भी होता है,
लंदन में भी होता है, और वो उसी परंपरागत ड्रेस में होता है जो गुजरात की मानी जाती है। उसमें थोड़े थोड़े फ्लेवर अलग हैं कि वो काठियावाड़ का अलग है ना, वो अलग अलग जो उनके रीजन है उसमें होता है। गुजरातियों को ये स्टीरियोटाइप अब तक नहीं लगता। हम हरियाणवी इतने उतावले हो रहे हैं कि अभी तो हमने अपनी पहचान बनाई तक भी नहीं है ठीक से, हम उससे पहले न्यू माने बैठे ये तो स्टीरियोटाइप हो गया। क्योंकि हमारे अंदर में अपने ही रूट्स के प्रति एक नकारात्मकता, एक नफरत भरी हुई है, जो जैसे तैसे हम चाहे चैनल के द्वारा करें, लाटर साहब जैसे कलाकारों ने मंच पे वो जगह दी बच्चों को कि आप रत्नावली पे या हरियाणा डे पे कि ऐसा करें, लेकिन हम उससे ऐसा लगता है जैसे हम तो इस तो उक्त आ गए, ये तो बैकवर्ड है, हमने तो मॉडर्न होना है। ये एक अजीब छटपटाहट सिर्फ हरियाणवी में देखता हूँ और किसी में नहीं है। आप असम में जाओ, उनको बिहू नृत्य करना हो तो वो बिहू को जीन्स में करने में अच्छा नहीं महसूस करते, वो ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम में ही करते हैं। ये पंजाब के सिख इतनी दुनिया में फैले हुए हैं, वो भांगड़ा उसी ड्रेस में करना पसंद करते हैं, किसी और में नहीं करते हैं। करें, कोई एक्सपेरिमेंट पे करें, लेकिन अभी तो हमने अपने मूर्त रूप को ही सही से नहीं संजोया। हमारी तो फ्रस्ट्रेशन ये है कि हमने तो अपने सुंदर रूप को अभी तक एस्टेब्लिश ही नहीं कर पाए हैं। अभी तो बहुत ही यूथ फेस्टिवल कल्चर चल रहा है, जो यूथ फेस्टिवलों ने कल्चर सा बना दिया। वो कैसे घाघरी पहनी जाएंगी, जैसे आजकल नोट करना कि वो घाघरी पहनेंगी तो नीचे गट्टा तक की एक काली सलवार पहनी होंगी। जब लड़की घूमती है तो वो एक न्यारे काले डंडे से दिखते हैं। वो बड़ी बेहुदा लगता है, एस्थेटिकली बहुत बेहुदा लगता है, एक अलग फैशन बन गया उसका, है ना। तो अभी तो हमारे को उसको स्टीरियोटाइप नहीं मानना चाहिए। अभी तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि इसमें जो हमारा सौंदर्य है, इसमें हमारे बहुत तरीके के कपड़े हैं। हमने सिर्फ एक ही लुक को नहीं प्रमोट करना चाहिए। हमारा अहिरवाल का है, उनके वस्त्र अलग है अहिरवाल के, बिल्कुल, है ना। वो आज भी ब्लाउज पहनती है, लंबा लहंगा पहनती है, और उनका जो दुपट्टा होता है फ्लोरोसेंट कलर का लंबा होता है। मैंने आज से 25 साल पहले गाना बनाया था, गोरी मारे गांव की जब नीर बना चाहती। आप वो वीडियो देखिए, मैंने जानबूझ के अहिरवाल के जो नायिका है उसको अहिरवाल में लुक में रखा था। तो जितने भी यूथ फेस्टिवल हो रहे हैं, चाहे वो सिरसा में हो रहे हैं, रेवाड़ी में हो रहे हैं, वो सब एक रूप में होते हैं। वहां जब भी लोक नृत्य होते हैं वो एक रूप में होते हैं। तो हरियाणा की भी जो अलग अलग कम्युनिटी की ड्रेसेज है, अभी तो यही मंच पे नहीं आई है, और हम इसी को खुद ही स्टीरियोटाइप मानने लगे। तो मैं तो ये मानता हूं कि अभी तो हमें अपनी छवि को और गर्व से जोड़ना है। इसका एक उदाहरण दे रहा हूं प्रैक्टिकली, भाई हमने करके कैसे एग्जाम्पल सेट किए हैं। 2018 में गुटरगु, जिसका वीडियो था जिसमें मिस मॉरिशस थी विवेका बाबा जी, वो थी, और एक रोहतक का ही बॉम्बे में मॉडल था विशाल यादव, उन्होंने किया था। वो पहला म्यूजिक वीडियो था जो MTV पे चला था, जिसमें घाघरे थे। उन्हीं घाघरों को प्रमोट करते करते 2018 में हमने अमेरिका में एक बड़ा इवेंट किया था, जिसमें हरियाणवी NRI महिलाओं ने हरियाणवी घाघरी दुपट्टा सही ढंग से पहना, न्यू लपेटा नहीं था उन्होंने। आप देखना उसकी इंडिया डे परेड इन न्यूयॉर्क 2018 वीडियो पूरा अवेलेबल है नेट पे, आप देखिए। वो कम से कम 50 महिला, वो सारे कपड़े हमने यहाँ से भेजे थे। वो उन्होंने टाइम स्क्वायर पे वो परेड की, उस पे डांस किए रोड पे। उनको देख के जो इंस्पायर हुए, कमाल का बूस्ट हुआ है कि जहां जहां हरियाणवी इस टाइम, चाहे वो सिडनी में है, मेलबर्न में है, पर्थ में है, चाहे वो न्यूजीलैंड में है या लंदन में है या कनाडा में है, हर जगह तो हरियाणवी एसोसिएशन बन गई है। हरियाणवी लोगों ने इकट्ठा होना शुरू कर दिया है। अब उनमें चाव चढ़ गया, वो मुझे फोन कर करके, जी घाघरी कड़े मिलेगी जी, ज्वेलरी कहाँ मिलेगी जी, खाट मंगवाने लग रहे हैं सर। हमारा ये बिजनेस नहीं है, हम सिर्फ एक शौक के नाते इसको प्रमोट कर रहे हैं, फिर हम उनके लिए अरेंज करा के देते हैं। आज आप देखना, बिकॉज ऑफ इंस्टा, बिकॉज ऑफ दिस सोशल मीडिया, वो महिलाएं पूरी ड्रेस लिए वहां बैठी हैं, और वो उन ड्रेसों को यूज करती हैं ओकेशन पे। हमारा भी कहना ऐसा था, हम नहीं कहते आप दफ्तर में पहन के जाओ या कॉलेज में पहन के जाओ, लेकिन जो आपके स्पेशल ओकेजन होते हैं, आप उनमें अपने परंपरागत वस्त्रों को गर्व से पहने। क्योंकि ऐसा महाराष्ट्र में भी होता है, ऐसा गुजरात में भी होता है, साउथ में भी होता है, दुनिया में हर जगह होता है। तो अब ये पॉजिटिव है कि ये घाघरों की जो घूम है वो विश्व भर में दिखने लगी है। और जब भी, जैसे अभी हरियाणा डे आएगा, आप देखना फेसबुक पर कितनी जगह से ऐसी अपडेट आएंगी। तो ये छोटी छोटी कोशिशें अभी जोड़ रही हैं। जैसे फुलझड़ी है, ये हरियाणवी झूमर है। फुलझड़ी, जिसको पहले जब बेटियां शादी होने के बाद ससुराल जाती थी, तो वो एक सिंबल की तरह उसको दिया जाता था, ताकि उस घर में जाके वो बीच में टांगेगी, वो टंगया होगा तो पता चलेगा यहाँ नई बहू आई है। वो इतना कलरफुल होता है। मैंने उस फुलझड़ी का एक वर्जन अपने चंडीगढ़ के ऑफिस में डाला। ग्रेट। वो फुलझड़ी को देख के मुझे मैसेज किया मंजू ने सैन फ्रांसिस्को से। उसने कहा, भाई साहब, मैंने फेसबुक पे आपकी फुलझड़ी का फोटो देखा था आपके ऑफिस का, मैं ये मटेरियल खरीद के लाई हूं। कहाँ? सैन फ्रांसिस्को में।
वो मैंने फुलझड़ी यहाँ बनाई है, और जब वहां पर इवेंट उन्होंने मनाया हरियाणा का, तो वो फुलझड़ी उसने उस इवेंट में प्रेजेंट कर रखी थी। तो अभी हमें अपनी छोटी छोटी चीजों को, सुंदरता को पहचान के इनको गर्व से जोड़ने की एक अभी तो शुरुआत हुई है। जब ये बहुत अच्छे से हो चुकी होगी, लोग जुड़ चुके होंगे, तब हम ओपन है एक्सपेरिमेंट के लिए। मैं तो बहुत सारे कामों में ऑलरेडी करता हूं, तो बहुत सारे कामों में एक्सपेरिमेंट की जरूरत है, वो होने भी चाहिए, लेकिन एक बार हमारे मूर्त रूपम अच्छे ढंग से पहले सुन लिया जाए, जो आपका पॉइंट यही है, इसको एस्टेब्लिश कर लिया जाए। हाँ। इसको एक न्यू नॉर्मल हम क्रिएट कर दें। हाँ। उसके ऊपर वी शुड बिल्ड न्यू फाउंडेशंस एंड इनोवेशन। उसके पीछे कारण क्या है कि हमारी ग्रामीण संस्कृति, जो मूल संस्कृति है, उस पे एक अजीब कंफ्यूज शहरी संस्कृति का हमला है। ठीक, वो हर चीज को शहरी अपने ढंग से बनाना चाहता है कि मेरे जैसे कपड़े पहन, मेरे जैसे, मेरी ढंग से बोल, मेरी ढंग से व्यवहार कर, मेरे जैसा खान पान हो, तो तू पढ़ा लिखा है ना, तो तू पढ़ा लिखा नहीं है। सही, हमारा द्वंद्व इस पे चल रहा है। सही, तो दिस इज अ डायलेमा। एंकर महोदय ने कहा सर टाइम कम है, 1-2 मिनट बचे हैं, तो ज्यादा बोर नहीं करेंगे लोगों को। अगर बोर हो रहे हैं तो मेरा आखिरी सवाल होगा, आखिरी एक एडवाइस, क्योंकि ये बहुत सारे यूथ बैठा है हमारे सामने, लड़कियां बैठी हैं, कोई 18-20 साल 21 साल के, सब कॉलेज में। तो सर इन किसी ने एक्टर बनना है तो क्या करें? आप बॉम्बे में रहा करो। एक्टर एक अपने आप में एक अच्छा प्रोफेशन है बच्चे, लेकिन ये प्रोफेशन से ज्यादा नशा है। इस नशे को अगर आप अफोर्ड कर सके, क्योंकि इसमें सिर्फ टैलेंट काम नहीं करता, इसमें भाग्य भी काम करता है। मैं इतने सारे लोगों को देख चुका हूं, ऐसा नहीं कि उनमें गुण नहीं था, वो आगे नहीं आ पाए, जो काम चलाऊ से थे वो बहुत आगे। तो अगर आप ये रिस्क लेना चाहें तो इसको एज ए प्रोफेशन अपनाएं। अदरवाइज आप कोई भी एक प्रोफेशन है पढ़ लिख के वो अपनाएं, और साथ में इसको एज ए शौक के जरिए करें। और आजकल तो आपके हर आदमी के हाथ में एक माध्यम दे दिया है। जैसे अंबेडकर जी ने वोट देने का अधिकार दिया था, यूट्यूब वाले ने चैनल खोलने का अधिकार दे दिया। तो आप अपना टैलेंट कहीं भी बैठे दिखा सकते हैं, है ना। रही बात अदरवाइज, तो आपको एक अभिनेता बनने के नाते थोड़ा सा इसकी बारीकियों को सीख लें, थोड़ा सा इसमें कैसे कैमरे को फेस करना है, कैसे हर डायलॉग में इमोशन को कैसे होल्ड करना है, हर डायलॉग में कैसे कितना अपने इमोशन छोड़ना है। ये बारीकियां जो हैं वो किसी भी गुणी आदमी से जुड़ के भी सीखी जा सकती है, या किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भी जुड़ के सीखी जा सकती है। लेकिन कहानी ये है कि लाखों में कोई एक का सूत बैठता है। ठीक, अगर मैं पिछले 20 साल की बात भी करूं तो हरियाणा से भी कम से कम 20-25 बहुत सुथरे छोरे बंबई में मॉडल बने हैं। लेकिन उनमें से एक लड़का था जिसको मैंने पहली बार देखते कहा था, छोरे तेरी शक्ल में एक्टर है, तू एक्टिंग में जाएगा, मॉडलिंग में टाइम वेस्ट ना करियो। एंड दैट वाज रणदीप हुड्डा। क्या बात है, ग्रेट सर। वो मेरे पास छोटे भाई की तरह को लगभग 2.5 साल रहा है। उस बच्चे में पहली दिन से उसकी शक्ल में था कि ये एक्टर हो सकता है। वो सलाह मैंने उसको दी थी कि तू मॉडलिंग में टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि मॉडलिंग जो है वो 1-2 दिन की शूटिंग होती है, फिर खाली समय बहुत होता है और उसमें जवानी निकल जाती। तो मॉडलिंग तो एक ग्लिम्स जैसा है कि थोड़ा सा है, यस मिल गया तो मिल गया, अगर अदरवाइज तो आपका समय बहुत खराब होता है। रणदीप को वो सलाह काम आ गई, बाकी उसका भाग्य और उसकी मेहनत है कि उसने जैसे जगह बना ली। बिल्कुल, और काफी नाम कमा रहे हैं। लेकिन उस पर मैं, क्योंकि बच्चे बैठे हैं, कि मैं मेहनत का उदाहरण दे रहा हूं कि मैंने तो सिर्फ उसको इतना कहा था और उससे ये पूछा था कि भाई तू किसको जानता है यहाँ? तो उसने कहा मैं सर नसीरुद्दीन जी को जानता हूँ, उनसे मैं मानसून वेडिंग की शूटिंग के टाइम मेरी थोड़ी सी ठीक राम राम नमस्ते है। तो ये मैंने उनको कहा था, मैं क्या उसने आदत है सिगरेट पीने की, अरे भर के पीने की, तू उसके तुरंत तड़े बैठिए, अरे भर के पकड़ा दिए। बुजुर्ग आदमी ने ईसा होका वर्णिया ठीक लग गया, उन्हें गुरु मान ले। इस बात का पक्का था। शाम को आगे उसने यही बात कही, जी मैं बैठ गया तड़े, और जाके नहीं कही जी मैंने मान लिए गुरु। ये मैंने कहा था भी इनका एक मोटली नाम से ग्रुप चलता है, ये नाटक की चलता, तो नाटकों में घुस जा, धीरे धीरे सीख जाएगा। उसने उनके नाटक ग्रुप में घुसा। 4 दिन बाद आके कहा कि मंटो की कहानियां कह रहे हैं सर, मैं अंग्रेजी बढ़िया बोलती हूँ, हरियाणवी बढ़िया बोल लूँ, हिंदी बढ़िया बोल लूँ, उसमें तो उर्दू है और डाल है। तो मैंने कहा फिर तू एक काम कर, इसको सिर्फ पढ़ाकर दीवार की तरफ मुंह करके 2-3 महीने में तेरी जुबान को आदत पड़ जाएगी। कमाल ये था कि मेरा जो कुक था एक भंवर सिंह, वो सारे दिन उसको सामने बिठा के कहानियां सुनाई जाया करता। भंवर सिंह का कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो सिर्फ उकारा बढ़ने के लिए चाहिए होता था। 2 महीने उसने वो इतना पकाया, लेकिन उसका रिजल्ट क्या था भाई साहब? जब पहली बार ये नाटक पृथ्वी थिएटर बंबई में हुआ, वो उस मंटो की कहानियों में सूत्रधार था। छोरा सूत्रा तो था ही, उन्हें वाचकन उचकन सी पहरी। पहली बार जब वो नाटक हुए थे ना, तो नाटक खत्म होने के बाद श्याम बेनेगल
और गुलजार साहब ने आके उससे ये पूछा था, आपका तकल्लुफ बहुत अच्छा है, आप लखनऊ से हैं या अलीगढ़ से? और उस लड़के ने, देखिए वो उसकी मेहनत का रिजल्ट था कि देश के इतने बड़े लोगों ने आके उससे उसकी भाषा पे पूछा और उसने इतना हम्बली कहा, माफ कीजिएगा मैं रोहतक से हूं। तो ये बात आके उसने शाम तक कही, भाई साहब स्वाद आ गया, स्वाद आ गया कि गुलजार और शाम बेनेगल ने मेरी भाषा पे तारीफ की और मैंने कहा माफ कीजिएगा मैं रोहतक से हूं। तो ये एग्जाम्पल इसलिए सेट कर रहा हूं, आपको सुना रहा हूं कि ऐसे मेहनत करके ही धीरे धीरे सीढ़ी चढ़े हैं लोग। आप भी चढ़ सकते हो। आप में से भी कोई सपना देखता है, सही रास्ता हो, कोई आपकी संगत ठीक हो, कोई गाइड ठीक कर दे और बाकी आप में जज्बा हो, तो आप भी अपना रास्ता बना सकते हैं। ग्रेट मैम, यही सवाल आखिरी 30 सेकेंड्स आपसे होगा। किसी को अपना फैशन टर्मिनल खोलना है, किसी लड़की को, किसी को अपना बुटीक खोलना है, किसी को आगे जाना है, तो व्हाट वुड योर एडवाइस बी? 30 सेकेंड्स। मेन है कि आप क्रिएटिव होने चाहिए, आप बाउंडेशन से दूर जाके सोच पाएं कि हाँ आप किस तरीके के कपड़े डिज़ाइन करना चाहते हैं, किस कपड़े में करना चाहते हैं। बेसिकली क्रिएटिव होना चाहिए और कुछ करने का जज्बा और डिसिप्लिन। लाइफ में डिसिप्लिन है तो आप कुछ भी कर लेंगे। सो जब भी स्टार्ट करना चाहें, चाहे जिस दिन से समझ आ जाए, अभी आप पढ़ रहे हैं, पेपर पेन लेके आप स्केच बनाना शुरू कर दें। जिस दिन समझ आ जाए कि हाँ मुझे ये करना है, आप फैशन डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपना खुद का क्रिएटिविटी भी यूज़ करके कपड़े स्टिच करके, और नो डाउट आज के टाइम पे कोई मॉडल्स का कोई फिक्स मेजरमेंट नहीं बचा है, ठीक है। सो आप खुद भी कपड़े पहन के मॉडलिंग कर सकते हैं अपने खुद के कपड़ों के लिए। ग्रेट ग्रेट। तो मेरे ख्याल से काफ़ी काम की एडवाइस मिली होगी जो भी यूथ यहाँ है। सो एट द एंड आई वांट टू थैंक अरविंदर साहब और ललिता मैम। थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग टू अस सो थैंक पेशेंटली। यू।